गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की बिजनेस स्टडी की क्लास में टॉपिक हम करने वाले हैं स्थायी पूंजी, और इसमें हम क्या करेंगे, इसके अर्थ के बारे में जानेंगे और इसको प्रभावित करने वाले तत्व, माने हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी दीर्घकाल के लिए या स्थायी संपत्तियों में इन्वेस्ट करने के लिए, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे, ये हमें जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ की बात करें कि स्थायी पूंजी होती क्या है। तो जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसका अभिप्राय उस पूंजी से है जो स्थायी संपत्तियों में विनियोजित है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि व्यवसाय को लॉन्ग टर्म तक रन करने के लिए, दीर्घ काल तक चलाने के लिए हमें बहुत सारी स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता होती है। जैसे हमें भूमि की आवश्यकता होती है, हमें भवन की आवश्यकता होती है, हमें मशीनों की आवश्यकता होती है, हमें जो है फर्नीचर की आवश्यकता होती है। तो इन संपत्तियों में जितना पैसा हम लगाते हैं उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, स्थायी पूंजी बोलते हैं। इसको दीर्घकालीन पूंजी भी बोल सकते हैं कि ऐसी पूंजी जो दीर्घकाल के लिए, एक वर्ष से ज्यादा समय के लिए व्यवसाय में विनियोजित है, उसको हम स्थायी पूंजी बोलते हैं। अब हमें कितनी स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, माने व्यवसाय को कितनी स्थायी पूंजी की जरूरत होगी, उसको ज्यादा स्थायी संपत्ति लेनी होगी या कम स्थायी संपत्ति लेनी होगी, इसको प्रभावित करने वाले कुछ तत्व हैं, वो हम अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारा है व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ ए बिजनेस। व्यवसाय बच्चों दो तरह का हो सकता है हमारा। एक हमारा हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा हमारा हो सकता है ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है निर्माणी और ट्रेडिंग का मतलब है व्यापारिक। कुछ संगठन ऐसे होते हैं कि जिनमें हम निर्माण करते हैं, माने कच्चे माल को हम पक्के माल में तब्दील करते हैं फिर बेचते हैं। और दूसरे जो हमारे ट्रेडिंग है वो ऐसे संगठन है कि जिनमें हम बना बनाया तैयार माल हम खरीदते हैं, माने किसी दूसरे व्यवसायी द्वारा तैयार माल खरीदते हैं और उसको फिर उपभोक्ताओं को बेच देते हैं। तो दो तरह के व्यवसाय होते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर हम निर्माणी, हमारा व्यवसाय है, निर्माणी उद्योग है, तो उसमें हमें ज्यादा मशीनों की जरूरत होगी, हमें प्लांट लगाना पड़ेगा, ज्यादा भूमि की हमें जरूरत होगी, बिल्डिंग की जरूरत होगी, माने हमें ज्यादा मात्रा में स्थायी पूंजी अपने पास रखनी पड़ेगी। जबकि जो व्यापारिक हमारे व्यवसाय है वहां पे हमें जो है मशीनों की आवश्यकता नहीं होगी, हम केवल जो है सामान खरीदेंगे, गोदाम में रखेंगे और उसके बाद जो है उसको हमें सेल कर देंगे, तो वहां पे हमें कम पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा है क्रियाओं का पैमाना, स्केल ऑफ ऑपरेशंस। या तो हमें स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर सकते हैं बच्चों, या हमें लार्ज स्केल पे कर सकते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि स्मॉल स्केल पे करेंगे तो कम पैसे की आवश्यकता होगी और लार्ज स्केल पे करेंगे तो हमें, बड़े पैमाने पे करेंगे तो ज्यादा पैसे की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट हमारा है पद्धति का चयन, चॉइस ऑफ टेक्निक। अब टेक्निक हमारी दो तरह की हमारी होती है बच्चों। एक हमारी होती है लेबर ओरिएंटेड, माने श्रम प्रधान बोल देते हैं इसको, श्रम प्रधान तकनीक। और दूसरी हमारी होती है कैपिटल इंटेंसिव या कैपिटल ओरिएंटेड, जिसको हमें पूंजी प्रदान बोल देते हैं। माने अगर हम मैन्युअली काम करते हैं, हाथ से ज्यादा काम करते हैं, मशीनों का इतना प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमें वहां पे कम पैसे की, कम पूंजी की आवश्यकता होगी, कम मशीनों की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर हम पूंजी प्रदान तकनीक से करते हैं तो हमें बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी और ज्यादा मात्रा में हमें स्थायी पूंजी की आवश्यकता रहेगी। तकनीकी नवीनता, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। जो तकनीक हमारी है मशीनों की, वो अगर बार बार हमारी जल्दी जल्दी बदलती रहती है, जल्दी जल्दी नई तकनीक मार्केट में आ रही है, तो हमें बार बार जो है नई तकनीक को खरीदने के लिए हमें पैसा लगाना पड़ेगा, माने वहां पे हमें ज्यादा मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता रहेगी। लेकिन अगर तकनीकी नवीनता हमारी धीरे है, अगर वो बहुत लंबे समय के बाद हमारी टेक्निक्स चेंज होती है, तकनीक बदलती है, तो फिर हमारा कंपैरेटिवली कम स्थायी पूंजी में काम चल जाएगा। विकास संभावनाएं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि
भविष्य में विकास की ज्यादा संभावनाएं हैं, हमें नए जो है उत्पाद बनाने पड़ सकते हैं, हमें नए क्षेत्र में निवेश करना पड़ सकता है, नई ब्रांचें खोलनी पड़ सकती हैं, तो डेफिनेटली जो है हमें ज्यादा मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता रहेगी, स्थायी पूंजी हम ज्यादा अरेंज करेंगे। लेकिन अगर ग्रोथ की संभावनाएं नहीं है तो हम कम स्थायी पूंजी से काम में चलाएंगे। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, ये विविधीकरण हमारा क्या है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट से बनाना, प्रोडक्ट की अलग अलग क्वालिटी तैयार करना। मान लेते हैं कोई कंपनी अगर जो है पेन अगर बना रही है, पेन मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उस पेन की वो कितनी किस्में बना रही है, कितनी तरह के अलग अलग पेन वो तैयार कर रही है, इसको हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। या कई कंपनी तो ऐसी भी है कि वो कई प्रोडक्ट्स तैयार करती है। जैसे कि अगर हम सैमसंग की बात करें तो सैमसंग जो है वो टीवी भी बनाती है, सैमसंग फ्रिज भी बनाती है, वॉशिंग मशीन भी बनाती है, माने इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा बच्चों, उतनी ही ज्यादा मशीनों की, उतनी ज्यादा हमें स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए हमें स्थायी पूंजी ज्यादा चाहिए होगी। लेकिन अगर हम कम प्रोडक्ट बना रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है हमारा, तो वहां पे कंपैरेटिवली कम स्थायी पूंजी में काम चल सकता है। वित्त व्यवस्था विकल्प, फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स, हमें कोई संपत्ति चाहिए, मान लेते हैं कि हमें किसी मशीन की आवश्यकता है, हमें गोदाम की आवश्यकता है, जमीन की आवश्यकता है, तो वो संपत्तियां हमें खरीदनी ही पड़ेगी या फिर कोई और विकल्प भी मौजूद है। और विकल्प माने हमें वो किराए पे मिल सकती है, हमें वो पट्टे पे मिल सकती है। जैसे जमीन की बात करें, अगर जमीन हमें पट्टे पे मिल सकती है, लीज पे मिल सकती है, पट्टा माने लंबे समय के लिए एक एग्रीमेंट हम कर देते हैं जिसमें हर साल जो है हम रॉयल्टी हमें देते हैं, फीस देते हैं उसके बदले में। तो अगर वो हमें किराए पे, अगर वो हमें लीज पे मिल सकती है तो हमें खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी और हमारा एक बड़ा जो अमाउंट हमारा था स्थायी पूंजी का वो बच जाएगा, माने कम स्थायी पूंजी में काम है चल सकता है बच्चों। लेकिन अगर कोई विकल्प है ही नहीं, हमें खरीदने ही पड़ेंगे, तो फिर हमें ज्यादा मात्रा में स्थायी पूंजी नियोजित करनी पड़ेगी। और लास्ट हमारा है सहकारिता का स्तर, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, माने जैसे कि जो हमारे संसाधन है उनको हम बांट के यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण में अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग का दूं तो उसमें एक प्रिंटर है, तो नेटवर्किंग अगर हमने करी हुई है तो सभी जितने भी 6, 7, 8 कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे उस एक प्रिंटर को यूज कर सकते हैं, तो वे अलग अलग 7, 8 प्रिंटर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो वहां पे पैसे बच जाएंगे हमारे। अगर यहाँ बिजनेस में हम आए, मान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, हमारा कोऑपरेटिव बैंक से जितने भी हमारे बैंक हैं, अगर वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं, कोलैबोरेट का मतलब क्या है कि एक बैंक ने एटीएम लगाया, उस एरिया में दूसरे जो बैंक है वो भी उसी एटीएम को यूज कर सकते हैं, तो सभी बैंकों को एटीएम लगाने की हर क्षेत्र में जरूरत नहीं है और उनका स्थायी जो पूंजी का पैसा है वो बच जाएगा। तो अगर कोलैबोरेशन का स्तर ज्यादा है, आपस में रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, तो वहां पे कम स्थायी पूंजी की हमें आवश्यकता रहेगी, अन्यथा हमें ज्यादा मात्रा में स्थायी पूंजी का प्रयोग करना पड़ेगा।